Hello bankers, welcome back. So in this session, we are going to continue with our PYQ session. Okay. So in our previous session where we practiced number of question and subtopics based on November-December 2023 CIB BFM session, right? So आज हम लोग again आपका continue करेंगे same session को, ठीक है? And with the same sequence. So first I'll show you the subtopics which were get asked in your CIB examination, especially BFM paper, ठीक है? तो BFM पेपर के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले सब टॉपिक को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं, देन वी विल प्रैक्टिस सम रिकलेक्टेड क्वेश्चन एज वेल, राइट? चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद द सब टॉपिक्स, राइट? तो अगर हम लोग बात करें शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 दोनों का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? So these were some subtopics जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है? So first question was based on options, ठीक है? तो ATM आपका ITM and OTM, ठीक है? So add the money, in the money, out the money. तो इसका जो लॉजिक आपका होता है, so उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? Then we have डायमंड डॉलर अकाउंट, ठीक है? So जो डायमंड एक्सपोर्टर आपके हैं उनके लिए एक स्पेशल अकाउंट आपका जो कि ऑलमोस्ट सारे बैंक के द्वारा आज के डेट में ऑफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायमंड डॉलर अकाउंट। तो इसकी एलिजिबिलिटी या इसके जो फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला। IFSCA, तो अगेन आपका IFSCA से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? रिस्क वेट एसेट कैलकुलेशन के लिए आपको न्यूमेरिकल जो पूछे गए थे। लीगल कंप्लायंस रिस्क के ऊपर देयर वाज अ क्वेश्चन, ठीक है? DSIB आपका डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, उनको जो एडिशनल कैपिटल आपका मेंटेन करना होता है उनसे रिलेटेड, ठीक है? देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, ठीक है? जो आपका LAF रिक्वायरमेंट्स उनसे रिलेटेड, ठीक है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर LRS, ठीक है? सो LRS ये स्कीम आपका जो आपका सेकंड यूनिट है, ठीक है? अगर हम लोग BFM की बात करते हैं तो उसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जिसमें जो बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए आपका है, ठीक है? सो जो लाइक जैसे आप सभी को पता होगा कि लिमिट इज 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर एंड द ट्रांजैक्शन टाइप कैन बी करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जिसमें जैसे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, टूर एंड ट्रेवल्स हैं, तो ये सारे पर्पजेस से रिलेटेड, ठीक है? IFSC से रिलेटेड और IBUs बेसिकली आपका जो उनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है? NRE एंड NRO अकाउंट उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है? देन वी हैव ECGC स्टैंडर्ड पॉलिसी, ये बहुत बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है? सो ECGC की जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं आपका एक्सपोर्टर्स के संबंध में, वो इररिवोकेबल LC आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, CRR कैश रिजर्व रेशियो, क्लाइमेट रिस्क आपका जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, चेन रूल जिसके थ्रू हम लोग क्रॉस रेट को आपका डिटरमाइन करते हैं इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? आपका DD अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, CDS एंड TRS, ठीक है? आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड टोटल रिटर्न स्वैप, ठीक है? सो जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे क्रेडिट डेरिवेटिव के ऊपर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है? ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरीज आपका, ठीक है? जो 8 कैटेगरीज आपके हैं, ठीक है? और डिफरेंट मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं। कमर्शियल बीटा फैक्टर आपका जो बेसिकली अगेन ऑपरेशनल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो बीटा फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें केस स्टडीज का, तो यहाँ पे जैसे NPA प्रोविजनिंग के ऊपर आपका केस स्टडी, CRAR से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? CET 1 के ऊपर आपका कैलकुलेशन एंड एक्सपोर्ट बिल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो दीज वर सम मेजर एरियाज जहां पे आपको एप्लीकेशन प्लस केस स्टडीज का कॉम्बिनेशन आपका पूछा गया था, ठीक है? तो नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, ठीक है? तो ये सारे आपका शिफ्ट 2 से रिलेटेड आपके हैं, ठीक है? सो शिफ्ट 2 आपका, हाँ शिफ्ट 3 आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो आल्सो, ठीक है? एंड मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन प्लान कर रहा हूं जहां पे हम लोग जो अभी तक पिछले 2-3 साल के पेपर का एनालिसिस और सब टॉपिक लेवल पे कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हुए। देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली कि सारे यूनिट आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? सारे आपका यूनिट और सारे मॉड्यूल आपका इक्वल वेटेज रखते हैं। हर यूनिट में से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट हर एक यूनिट का ना एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो बार बार आपका टेस्ट होता है, तो वो एरियाज आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा है। वेरी सून आई विल कम अप विद अ वीडियो। तो
एग्जाम ड्यूरेशन में खासकर जो कैंडिडेट अभी आपका जुलाई 2024 एग्जामिनेशन के अंदर जाने वाले दे कैन हैव मोर फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज, राइट। चलो नाउ वी विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर शिफ्ट 2। तो पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। योर बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 करोड़ विद 1% इंटरेस्ट रेट ओवर BPLR, ठीक है। तो बी मतलब बेसिकली लोन हमने किस पे दिया है, फ्लोटिंग रेट पे आपका दिया है, BPLR प्लस 1%। द लोन इज टू बी रीपेड इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट विद 1 ईयर मोरेटोरियम, 1 साल का यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड आपका है, ठीक है। फंडिंग इज प्लान फ्रॉम 3 ईयर फिक्स रेट डिपॉजिट एट 6%। अब देखो यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि वी बोरोड मनी, ठीक है। पहले दूसरे वाले सिचुएशन को ले लेते हैं, ठीक है। कितने समय के लिए आपका 1 करोड़ रुपीस हमने बोरो किया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड दिस बोरोविंग वाज फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के लिए हमने ये आपका लोन लिया हुआ था, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर द डिपॉजिट वुड बिकम पेएबल व्हाइल ओनली 50% ऑफ लोन इज रीपेड। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोन हमने दिया है, जो एसेट हमने क्रिएट किया है, दिस इज फॉर हाउ मेनी इयर्स, आपका 1 करोड़ रुपीस का हमने एसेट क्रिएट किया, ठीक है, फ्लोटिंग पे BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 1%, ठीक है। फॉर हाउ मेनी इयर्स, आपका 6 ईयर, ठीक है। 6 ईयर आपका 6 ईयर्स दैट इंक्लूड मोरेटोरियम पीरियड, तो 5 + 1 ईयर दैट इज 6 ईयर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, देयर इज अ ALM एसेट लाइबिलिटी मिसमैच और यहाँ पे मैच्योरिटी मिसमैच आपका है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर यू विल बी रिक्वायरिंग 1 करोड़ रुपीस प्लस इंटरेस्ट आपका, ठीक है। 1 करोड़ रुपए प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो इसका फंड्स का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। बिकॉज ऐसा क्यों आपका, क्योंकि ये जो एसेट हमारा है ये अभी तक सिर्फ 50%, ठीक है। मतलब इसका जो इंटरेस्ट प्लस EMI है उसका 50% हमें आपका क्या हुआ अभी तक वापस आया है, ठीक है। सो व्हाट रिस्क इज एसोसिएटेड विद दिस सिचुएशन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका क्या है, देयर इज अ गैप बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। सो अगर हम इस एसेट या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक जाते हैं, सो देयर इज अ फंडिंग रिस्क, ठीक है। तो कौन सा रिस्क है आपका यहाँ पे, at the end of 3rd year they'll be requiring sufficient funds to meet with this particular liability, so that means this bank is going to face funding risk आपका, ठीक है। तो due to this funding risk came due to ALM, ठीक है, asset liability mismatch की वजह से ये आपका जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिक आपका, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अगर आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा, फाउंडेशन पे होगा, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वो अप्लाइड क्वेश्चन हो लाइक दिस, या फिर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर आपका केस स्टडीज हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। SNRR अकाउंट, ठीक है, जैसे आपने अकाउंट पढ़े होंगे NRI बैंकिंग के अंदर, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, FCNR अकाउंट एंड SNRR अकाउंट, ठीक है। तो SNRR अकाउंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। अब देखो क्या होता है ना, ये जो SNRR अकाउंट है, ठीक है, ये जनरली किसके लिए है, NRI के लिए है, और ये मेंटेन होते हैं आपका इंडियन रुपी के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो रेमिटेंसेस है वो NRE आपका, ठीक है, NRE और FCNR अकाउंट के थ्रू, NRO अकाउंट के थ्रू आपके रेमिटेंसेस, मतलब इसमें फंड ट्रांसफर आपका नहीं होगा। NRO के अंदर इनकम क्या होती है, इंडिया से होती है। पहली चीज, इनकम मोटिव क्या आपका, जैसे कोई NRI सपोज दैट ही इज लिविंग इन US, अगर वो इंडिया में उसका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है तो उस बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उनको कंडक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू। इनका जो एज होता है दैट इज 7 ईयर, ठीक है, 7 साल के लिए अकाउंट आपके होते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे अगर वो NRI इंडियन रेजिडेंट बन जाता है तो ऑटोमेटिकली रुपये के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस जो आपको जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। सो द बैलेंस इन SNRR अकाउंट शैल बी एलिजिबल फॉर रीपैट्रिएशन, ठीक है, मतलब आपका रीपैट्रिएशन है, नॉन रीपैट्रिएशन। यहां पे उसने देखो जो उसने पैसा आपका SNRR अकाउंट के अंदर आया है कहां से, NRO अकाउंट, ठीक है, और सॉरी NRE अकाउंट एंड FCNR अकाउंट, ठीक है, FCNR अकाउंट, ठीक है। तो ये NRE अकाउंट पता है ना, जो आपका जैसे US में रह रहा था मिस्टर एक्स, वहां की जो इनकम है उसके लिए अकाउंट। आपका FCNR इक्वल टू FD इन फॉरेन करेंसी। NRO अकाउंट क्या होता है, उस NRI की जो इंडिया में इनकम हो रही है, जैसे रेंटल इनकम,
दैट इज मैनेज थ्रू एनआरओ अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट की तरह जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो एनआरई और एफसीएनआर से इसमें पैसा आता है एंड इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीपैट्रिएशन, इसको वो वापस ले सकता है जहां पे भी अभी वो रह रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिस इज 100% ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एसएनआरआर अकाउंट आर नॉट प्रोहिबिटेड। अब देखो ये क्या है, कंप्लीटली गलत है, ठीक है। एनआरओ अकाउंट क्या होता है, जनरली आपका ऐसी इनकम जो इंडिया से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एनआरआई एक्स जिसका घर यहां पे था, जिसको उसने रेंट पे दिया, उस पे रेंटल इनकम आपकी हो रही है, ठीक है, रुपए के अंदर, तो उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट, ठीक है, तो उस एनआरओ अकाउंट से आपका एसएनआरआर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती, इट इज प्रोहिबिटेड, राइट। सो दिस इज द इनकरेक्ट। ऑल ट्रांजेक्शन इन एसएनआरआर अकाउंट विल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ अप्लाइड टैक्सेस इन इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिजनेस वो इंडिया में कर रहा है तो इंडिया के जो आपके कॉर्पोरेशन टैक्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हैं, वो इसमें एलिजिबल होंगे। SNRR account may be designated as a resident rupee account on the account holders becoming resident, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आपके लिए है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देखो क्या होता है ना, कंफ्यूज कहां पे होते हैं हम लोग, यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं ऑलमोस्ट सारे सब टॉपिक के साथ, लाइक वी नीड टू बिल्ड आवर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्या है कैसा है, और उससे आपको ना अगर इसमें से कोई गलत स्टेटमेंट आएगा तब आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे द बैलेंसेस इन एसएनआरआर अकाउंट विल बी एलिजिबल फॉर रिपैट्रिएशन, ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ अकाउंट से हमने डिस्कस कर लिया। ऑल ट्रांजेक्शन इन आर सब्जेक्ट टू दिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एसएनआरआर अकाउंट मे बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट रुपी अकाउंट आफ्टर बिकमिंग रेजिडेंट। ओपनिंग ऑफ एसएनआरआर अकाउंट बाय पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज नेशनल्स and entities incorporated in Pakistan and Bangladesh is subject to RBI approval or RBI permission. The SNRR account cannot be held for more than 7 years. ये बात भी सबको ध्यान रखनी है। After 7 years from the date of account opening, no operation are permitted in these particular account. ठीक है, तो ये कुछ आपका फीचर्स जो आपको SNRR अकाउंट के साथ देखने के लिए मिलेंगे, जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। Okay, I'll reduce little bit volume. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वार के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका, वैल्यू एट रिस्क। मार्केट रिस्क को डिफाइन करने में सबसे बड़ा टूल है, ठीक है। तो व्हाट डज एन ओवरनाइट वार ऑफ 85 पैसा फॉर यूएसडी आईएनआर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंप्लाइज। तो वार आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, वैल्यू एट रिस्क आपका जनरली ये आपका कुछ फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, जैसे एक टाइम ड्यूरेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम लोग वार का कैलकुलेशन आपका कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज दैट देयर इज आपका एक पोर्टफोलियो है या एक सिक्योरिटी है, ठीक है, XYZ, इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज 99%, ठीक है। सो सपोज दैट यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर जिनका स्पॉट रेट आपका आज का क्लोजिंग रेट है सपोज दैट 82.4050, ठीक है, दिस इज द स्पॉट रेट जहां पे मार्केट आपका क्लोज हुआ था, ठीक है। अब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो आपका जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो एनालिसिस है वो बोले 99%, दैट मींस, और आपका वर्स्ट केस सिनेरियो इज सपोज दैट 10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा फॉर 1 डे, एक दिन के लिए हम लोग 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगले ट्रेडिंग डे के अंदर, मतलब जो कल का ट्रेडिंग डे होगा वहां पे इसका जो रेट है वो कितने तक आ सकता है, इट कैन कम डाउन टू 82.3040, ठीक है। एंड इसके ये रेट रहने का आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 99% है कॉन्फिडेंस लेवल, एंड देयर इज ओनली 1% चांस, ओनली 1% चांस कि जो इसके रेट हैं वो इससे नीचे आपका आ सकते हैं। सो दिस इज द आउटकम ऑफ वार। आई होप एवरीबडी गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियरली, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ओवरनाइट वार 45 पैसा, यूएसडी आईएनआर 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 95%। तो अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट इनके हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन को लेके चलें, ठीक है, तो यार आपका इसका जो रेट है वो कितने तक आ सकता है, 82.45 है, तो इट कैन कम डाउन टू 81.9500, ठीक है, ऐसा आपका रेट आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपका इनका रेट आ सकता है इतने तक, ठीक है।
और इससे नीचे आने के चांसेस कितने हैं आपका, ओनली 5%। दिस कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये आपका अगले मार्केट में वर्स्ट केस सिनेरियो ये है या ये है, इससे नीचे आने के चांसेस क्या है आपका, इतने ही है, ठीक है। सो देयर इज 95% चांस द रेट वर्सनिंग बियॉन्ड 45 पैसा नेक्स्ट डे, नो देयर आर 5% चांस होता तो करेक्ट होता, ठीक है। There is 5% chance of rate worsening beyond 45 paisa next day. So B will be right answer for this particular question. Okay. Again VAR बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो VAR के ऊपर 3 मेथड आपके जो हैं, ठीक है। तो खासकर जिनका आपका इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट होगा तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। और जिसमें आपका जैसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड के ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर आपका कोरिलेशन अप्रोच आपका, ठीक है। तो जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इनका एग्जांपल क्या है, सो स्पॉट रेट इज 75, सो कम 75 माइनस 45 इज आपका 74.55। इससे नीचे आने के चांसेस, दिस इज द आपका वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, इससे नीचे आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका 5%। देयर इज ओनली 5% चांस ऑफ रेट वर्सनिंग बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लाइन, अंडरस्टूड। तो ये आपका जो इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो अगला क्वेश्चन आपका जल्दी से देखें सभी लोग, एंड आई विल रिड्यूस द ब्राइटनेस, आई गेस ब्राइटनेस इज टू हाई। चलो अब देखो क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, रिस्क वेट एसेट, ठीक है। हाउ वी कैलकुलेट रिस्क वेट एसेट, रिस्क वेट एसेट इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल चार्ज डिवाइड बाय आप CAR, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, ठीक है। सो दिस इज योर रिस्क वेट एसेट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने क्या बोला, टोटल, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल इज 200 करोड़, टीयर 2 इज 2400 करोड़, जिसका हमारा कोई इस्तेमाल है नहीं इसमें, ठीक है। रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क इज 20,000 करोड़, ऑलरेडी दिया है। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इज 1000 करोड़ एंड कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क इज 600 करोड़। अब देखो क्या है, ये तो ऑलरेडी 20,000 करोड़ आपके पास है। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इज 1000, तो 1000 डिवाइड बाय CAR इज हाउ मच, 9%, ठीक है। तो 0.09, सो विच इज इक्वल टू, सॉरी 1000 करोड़ डिवाइड बाय 0.09 इज इक्वल टू 5 टाइम 1, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा आपका, अगर हम लोग इसके बात करें, रिस्क वेट एसेट फॉर आपका मार्केट रिस्क इज 4 टाइम 1, ठीक है, 5 टाइम 1, सॉरी। दूसरा आपका अगर हम लोग बात करें कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, हाउ मच, 600 करोड़, 600 डिवाइड बाय 0.09, सो इट इज 6 टाइम 6, 4 टाइम 6 आपका, ठीक है। सो 4 टाइम 6, अब इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। 4 टाइम 6 प्लस 5 टाइम 1 प्लस 20,000, ठीक है। सो इट इज व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो टोटल आपका इन तीनों का कितना है, 37,777 करोड़। So capital risk weight asset for this particular XYZ bank or firm is 37,777, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जो इसमें बिल्ड करनी। नेक्स्ट वन गाइस, अगेन NRI बैंकिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। So what are the major differences between NRO and NRE account? तो क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, जानते हैं ना। NRE आपका जो फॉरेन अर्निंग है और NRO जो इंडिया में अर्निंग है, ठीक है। लेट्स से आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इस तरीके से समझिए, सपोज दैट मिस्टर एक्स ही इज एन NRI, ठीक है, ये एक NRI है एंड ही इज करेंटली वर्किंग इन US, ठीक है। US में आपका ये जॉब कर रहा है, ठीक है। NRI का स्टेटस इसके पास है। अब यहाँ पे हर महीने सपोज दैट ही इज अर्निंग $30,000, ठीक है, $30,000 आपका ये कमा रहा है। तो इसने एक इंडियन बैंक के साथ अपना एक अकाउंट ओपन किया जिसमें ये इस पर्टिकुलर मनी को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। सो US अर्निंग है उसके लिए, तो वी विल रेफर, कौन सा अकाउंट आप उनको रेफर करेंगे, NRE अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो मिस्टर एक्स है, इसका एक सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, इंडिया में इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, ठीक है, जो इसने किस पे दे रखा है, आपका रेंट पे दे रखा है एंड जहां से इसको हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। ये रेंट किस में आ रहा है, आपका रुपी के अंदर, ठीक है। तो इस रुपी को आपका इस अकाउंट को, जहां पे जो आपका रेंट पे जो लोग हैं जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके लिए उसने एक अकाउंट इंडियन बैंक के साथ ओपन किया। दैट बैंक अकाउंट इज जनरली नोन एज NRO अकाउंट, ठीक है। तो आप पहले तो
आपका रिपेट्रिएशन पैट्रिएशन केस को अगर हम लोग देखें, दिस इज केस ऑफ नॉन रिपेट्रिएशन, इट इज अ केस ऑफ रिपेट्रिएशन, ठीक है, ऐसा आपका हो सकता है, ठीक है। इस पे टैक्सेस इंडिया में लगेंगे, इस पे टैक्सेस यूएस में लगेंगे, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर टू SNRR अकाउंट, ठीक है, और ये आपका इट कैन नॉट ट्रांसफर टू SNRR अकाउंट। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो आपको इसमें मिलेंगे। चलो पर देखते हैं स्टेटमेंट को। एन NRI अकाउंट कैन बी यूज एज अ बैंक अकाउंट टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग टू इंडिया, ठीक है, फॉरेन अर्निंग टू इंडिया, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, in Indian rupee, whereas an NRO account can be used as saving account to manage the income earned in India by an NRI in Indian rupees, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो यूएस डॉलर टू INR, ये दोनों ही INR डोमिनेटेड अकाउंट आपके होते हैं, FCNRS फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका ये, तो यहां पे यूएस की अर्निंग, यहां पे इंडिया की अर्निंग, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपका पहला बिल्कुल सही है, हमें क्या ढूंढना है, आपका करेक्ट ढूंढना है, ठीक है, मेजर डिफरेंसेस, तो पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा, ऑल डिपॉजिट मेड टू NRE अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अर्न आर फुली रिपेट्रिएबल वेयरएज NRO अकाउंट हैव रिपेट्रिएशन लिमिट, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो देखो ये उसकी वहां की अर्निंग है, इंटरेस्ट और अदर्स 100% आपका वापस ले जा सकते हैं, बट यहां पे क्या होंगे, कुछ लिमिट्स आपके होंगे, ठीक है। सो जो कि फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग्स आपको मेंटेन करना होगा। ऑल डिपॉजिट इन NRE अकाउंट आर फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, हाउएवर इंटरेस्ट ऑन NRO अकाउंट इज सब्जेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS आप करें, तो सारे ही क्या है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है या करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन NRI बैंकिंग, तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर आपका जैसे आपका नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो एंड मिरर अकाउंट, ये 4 अकाउंट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। NRI बैंकिंग के अंदर आपका NRE, NRO, FCNR एंड SNRR अकाउंट, ठीक है, ये 4 अकाउंट आपको यहां पे मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर कट आपका, बिल्कुल एकदम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है ये नहीं पूछेगा, उनका एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन, in regard to secured portion, what will be the provision requirement if advance has remained doubtful category up to 1 year, ठीक है। तो डाउटफुल कैटेगरी में कितने कैटेगरीज होती हैं, देयर आर 3 कैटेगरीज, ठीक है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3, ठीक है। तो इनका जो प्रोविजनिंग है वो कैसे होता है, जैसे आपका उसको सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल 1 में शिफ्ट करेंगे एंड डाउटफुल कैटेगरी के अंदर 1 ईयर, यहाँ पे आपका 2 to 3 इयर्स एंड यहाँ पे आपका 4 ईयर, ठीक है, 4th ईयर के बाद 48 मंथ के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब प्रोविजनिंग कैसी है, फॉर अगर ये है अनसिक्योर्ड एसेट, इफ इट इज अनसिक्योर्ड एसेट 100% फॉर ऑल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी था सिक्योर्ड पोर्शन, सो इन केस ऑफ डाउटफुल 1 इट इज 25%, ठीक है, इन केस ऑफ डाउटफुल 2 इट इज 40% एंड इन केस ऑफ डाउटफुल 3 इट इज 100%, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 ईयर, सो दैट इज आपका आंसर क्या होगा इसमें 25%, ठीक है। इन केस ऑफ आपका जो भी अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए कितना रहेगा, आपका 100% रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Basel committee has laid down how many principle for supervisory review under pillar 2, ठीक है। So pillar 2 is all about supervisory review process, ठीक है। pillar 1 minimum capital requirement, pillar 2 supervisory review process, pillar 3 market discipline, ठीक है। pillar 2, अब pillar 2 supervisory review process and we have how many principle, 4 प्रिंसिपल, ठीक है। कितने प्रिंसिपल हैं यहाँ पे आपका 4 प्रिंसिपल। अब बेसल की जो गाइडलाइंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइन जैसे लिक्विडिटी रिस्क के संबंध में आपको 13 प्रिंसिपल आपका मिलेंगे, ठीक है। सितंबर 2008 के अंदर रिलीज किए गए थे जस्ट आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत बार आपका जैसे प्रिंसिपल 11 आपका जो CFP आपका होता है उसके फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, प्रिंसिपल 13 आपका जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी RBI के द्वारा लिक्विडिटी रिस्क के संबंध में 7 रेशियोज आपका दिए हैं, या आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपका जैसे 5 रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, या आपके जो पिलर 3 का आपका डिस्क्लोजर है उसमें 5, लाइक योर डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल, कांस्टेंट, आपका कंपेरेबल, ऐसे आपके जो हैं स्टेप्स हैं।
ऑपरेशनल रिस्क के रिगार्डिंग 11 प्रिंसिपल। तो ये ना बिल्कुल इनको जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो दीज आर दी 4 प्रिंसिपल्स अंडर योर आपका SRP प्रोसेस, ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। पिलर 1 which belongs to banks, bank should have a process for assessing their overall capital adequacy in relation to their risk profile. Pillar 2, supervisors should review and evaluate the bank internal capital adequacy assessment and strategies. अगर उनको कुछ गड़बड़ लगता है, if there is some deficiencies in that particular bank capital adequacy assessment, so they have to take we can say they have to take corrective actions, ठीक है। उस बैंक के ऊपर आपका जो भी suitable action है वो लेने चाहिए। Principle 3, supervisors should expect bank to operate above the minimum regulatory capital requirement. Principle 4, supervisor should seek interventions at early stage so we can have early remedial actions. तो ये 4 प्रिंसिपल आपका जिनको बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ABC trader wish to take benefit under EBR, export bill rediscounting plan. Pre-shipment credit may last for a maximum of dash. तो अगर आप फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें आप पहले पढ़ेंगे एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। अब एक्सपोर्ट फाइनेंस में आपका पैकेजिंग लोन या जिसको हम लोग प्री शिपमेंट बोलते हैं और आपका पोस्ट शिपमेंट, ठीक है। प्री शिपमेंट इज जहां पे आपका जो जैसे आपका लेबलिंग है, पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल है, लेबर के लिए खर्चा है, बट इसके लिए आपका लिमिट्स कितने दिन के लिए लोन आपका लिया जा सकता है। सो योर आंसर इज 90 डेज बिफोर ऑफ द शिपमेंट, ठीक है। जो शिपमेंट का डेट है उसके 90 दिन तक के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। सो EBR program pre-shipment credit may last up to 90 days. This indicate that the exporter may only borrow money from bank up to 90 days before the shipment of product. A large number of exporter need this length of the to find the raw material, manufacturing goods, prepare product for transportation and others. ये requirement है उनकी basically, ठीक है। This length of maximum pre-shipment credit period is permitted 90 days, ठीक है। If an exporter were permitted to borrow money for an extended amount of time, the risk would arise and it would be difficult for them to repay the loan, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 90 डेज रखा गया। नेक्स्ट वन गाइस, ABC Bank has the following detail in its financial statement as on December 2023. Stock of high quality liquid asset 50 million US dollar. Net cash outflow over 30 calendar days is 40 million US dollar. तो आपको LCR कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो LCR बेसिकली क्या होता है आपका कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कभी भी कोई भी इकोनॉमी आपका ये फेस करती है या वर्ल्ड इकोनॉमी ये फेस कर रही है, सो ये आइडिया क्या है कि बैंक दे शुड हैव एटलीस्ट दैट मच ऑफ मनी कि दे कैन पे ऑफ नेक्स्ट 30 डेज लाइबिलिटीज, ठीक है। अगले 30 दिन तक हमारे पास कैश क्राइसिस ना आए, तो इसलिए हम लोग इसमें हमेशा क्या रखते हैं, अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ऐसे एसेट जिनको हमने कहीं पे प्लेस नहीं कर रखा है और जो जब रिक्वायरमेंट हो, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट मींस व्हिच कैन बी लिक्विडेटेड एनी टाइम और एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या होगा आपका LCR कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCR इक्वल टू हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट और अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो इन 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 कैलेंडर डेज। तो आसान हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनटू 100, अगर मतलब रेशियो शुड बी आपका अगर आप इसको परसेंटेज में करते हैं, ऐसा कुछ परसेंटेज में पूछा है, चलो परसेंटेज में कर लेते हैं 100 एंड योर आउटकम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ठीक है। ये डिजायरेबल रेशियो आपका है, ठीक है। तो हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट इज 50 एंड 40 इज योर नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.125 इंटू 100 कर दोगे तो आपका 125। सो दिस बैंक इज जनरली मेंटेनिंग दिस 125% का इसका क्या है आपका LCR है, ठीक है। 1.25 मैंने क्या लिखा था, हाँ सॉरी 1.25। सो आपका जो इस तरीके से रेशियो रहेगा, अंडरस्टूड। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है या फिर जैसे लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन है, इस बार मे बी वो आपको
जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, अगेन वो रेशियो भी आपका 100% प्लस हमें मेंटेन करना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100%। आपका जो लाइबिलिटीज आपके ऊपर है और जो एसेट उनसे आपने क्रिएट किए अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, तो वहां पे आपका 12 मंथ तक का कैलकुलेशन चलता है एंड दिस इज फॉर 30 डेज। नेक्स्ट वन, a bank is in a process for implementing integrated risk management and is considering the role of CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो CRO का प्रोफाइल है ये आरबीआई के द्वारा ऐड किया गया था 2014 के अंदर, ठीक है। सो चीफ रिस्क ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, एज एडवाइज बाय आरबीआई, द बैंक इज अनश्योर अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ CRO। तो CRO को किसको रिपोर्ट करना होता है? हेड ऑफ द बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। तो CRO थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ध्यान रखें, ठीक है। 17 सॉरी, ठीक है, माय बैड गाइस। तो 2017, ठीक है, 2017। सो आरबीआई एडवाइज बैंक वाइड गाइडलाइंस of April 2017, bank should appoint CRO, Chief Risk Officer. Bank should lay down board approved policy clearly defining the role and responsibilities of CRO. CRO has the control and coordinate the functions of the risk management department of the bank. Because of the importance of this particular profile, so they have to report to the head of that particular bank, right? So next one. Under LRS, liberalized remittance scheme, are resident individual required to repatriate income earned on overseas investment or investment abroad over and above the principal amount within how many days from the date of such receipt, realization, purchase, acquisition or date to return in India? अब देखो क्या होता है, जैसे बीइंग एन इंडिविजुअल, सपोज दैट हमने किसी दूसरी कंट्री में आपका कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट से हमें सपोज दैट कुछ फायदा हुआ, और अब वो जो फायदा, जो प्रॉफिट आपके पास पहला चॉइस क्या है, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ स्पैम ऑफ टाइम। और अगर आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपने जो पैसा ट्रांसफर किया था इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अभी वो नहीं किया है, तो उसको रिपेट्रिएट करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपका, ठीक है, आफ्टर दैट डेज यू हैव टू हैव रिपेट्रिएट दैट मनी, सो इट इज 180 डेज। कितने दिनों के अंदर आपका? 180 दिनों के अंदर आपका, ठीक है। So the investor who have remitted a fund under LRS can retain and reinvest the income earned from the investment made under the scheme. पहले तो इसने भी सेम चीज आपको बोला, आपके पास चॉइस है, you can reinvest that particular one in their market only, ठीक है। However, they received, realized, unspent, unused foreign exchange unless reinvested shall be repatriated and surrendered to an authorized person within a period of 180 days, ठीक है। कितने दिनों के अंदर? आपका 180 दिनों के अंदर, from the date of such receipt this, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। So further, any additional repatriation requirement with respect to investment made under overseas investment rule and regulation 2022 shall also be adhered to, ठीक है। तो इसके जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन होना जरूरी है, ठीक है। दैट इज द वन। नेक्स्ट वन गाइस, the exchange between two currencies that valued against a third currency, which is generally known as, this third currency is called chain rule, ठीक है, by applying chain rule। अब chain rule क्या होता है? फॉरेक्स के अंदर आपका, जैसे suppose that there are two currencies, जैसे डॉलर एंड रुपी, इन दोनों के बीच में आपका डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है। सो फॉर सपोज दैट फॉर $1 इक्वल टू 82.4050, दिस इज द रेट, ठीक है। दूसरा आपका डॉलर एंड सपोज दैट येन, इन दोनों के बीच में भी आपका डायरेक्ट कोटेशन है, फॉर $1 you have to pay this much of yen, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट कोटेशन। अब सपोज दैट देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन दीज टू करेंसी, ठीक है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। मतलब प्रॉब्लम इज, हमें क्या डिफाइन करना है कि 1 येन इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, और 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी येन, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हाउ विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकलेगा? बाय अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है। चेन क्या होता है आपका? दिस इज चेन, ये दो हैं, ये है आपका येन, ये है आपका रुपी, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग किसके थ्रू? विद द कॉमन करेंसी, एंड इन आवर केस, इन आवर सिचुएशन, कॉमन करेंसी इज डॉलर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फ्रॉम दिस रुपी वी विल बाय डॉलर, पहले इस रुपये से हम लोग क्या करेंगे? डॉलर परचेज करेंगे,
एंड सेम डॉलर विल डिस्पोज ऑफ अगेंस्ट येन। आपका इससे हम लोगों को येन मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट आपका हमारे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, इस 1 लाख रुपये से हमें मिला सपोज दैट $1000, ठीक है, $1000 हमें मिले। इस $1000 से सपोज दैट हमें आपका जैसे 2.5 लाख येन आपका मिले, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन। तो ये आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन रूल के नाम से भी आपका जानते हैं। सो इट इज कॉल्ड क्रॉस रेट, ठीक है। क्या होगा आपका क्रॉस रेट, बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके ऊपर कई बार आपको नंबर्स भी देता है, सिंपली आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन, which of the following condition are required for a person to be resident individual of India? तो ये आपका जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसके जो गाइडलाइंस है दो तरीके से होती हैं, अगर आप लोगों को याद होगा। एक तो इनकम टैक्स पर्पज से, दूसरा आपका फेमा के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसके हिसाब से आपका बात करें, ठीक है, कोई भी आप हो सकता है। इफ इंडिविजुअल इज इन इंडिया एटलीस्ट 182 days इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल सही है, ठीक है। If an individual is in India for at least 365 days in last 4 financial year, ठीक है, तो ये तो जो सेक्शन 6 आपका है वहां पे ये डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। एंड अब इसका आंसर क्या पूछे, क्वेश्चन क्या है, पर्सन टू बी रेजिडेंट, बोथ आर करेक्ट, मतलब आपको या तो ये या ये, हम इनके बीच में डाल देते हैं और, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं, सो यू आर रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, आप इंडियन रेजिडेंट आपका वहां पे कहलाएंगे। तो ए नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ठीक है, ईदर ए और बी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपका, ठीक है। सो वी विल गो विद, हाँ ये ऑप्शन काफी अच्छे हैं, ठीक है, सो वी विल गो विद दिस ऑप्शन बी, ठीक है। सो बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ये जो अगेन यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, उनको थोड़ा सा पढ़िए, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, Which of the following services are provided by SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication? I hope SWIFT के बारे में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपके उसमें जो मॉड्यूल ए है उसका लास्ट यूनिट है, ठीक है, तो जिसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और समथिंग उसका नाम है, तो इसमें स्विफ्ट है, फेडवायर है, चिप्स, चाप्स, ठीक है, ये सारे आपका जिनके बारे में आपको दिया गया, ठीक है। सो उन सब में स्विफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्लोबली सबसे ज्यादा जो मेंबर्स हैं स्विफ्ट के हैं, और एक एनजीओ की तरह आपका काम करता है, ठीक है, वो छोटे ट्रांजेक्शन या बड़े ट्रांजेक्शन, जैसे चिप्स एंड चाप्स आपका जनरली जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको आपका केटर कर रहे होते हैं, मेजर उनका जो टारगेट है बिजनेस मेकिंग, ठीक है। सो मैसेज सोल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस, बिल्कुल, फॉरेक्स भी आपका, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये सारे ही एरियाज में, वो बैंकिंग एंड पेमेंट मैसेजिंग हो, या फिर आपका ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजिंग हो, ठीक है, या आपका सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड हो, जैसे खासकर एडीआर, जीडीआर एंड अदर्स। बैंकिंग फाइनेंस के अंदर आपका एलसी से रिलेटेड बहुत बार यूज होता है ट्रेड फाइनेंस में, ठीक है, और आपका हाँ यहाँ पे भी ट्रेड फाइनेंस आपका, फॉरेक्स आपका जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं उनके सेटलमेंट में अगेन ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो गाइज ये आपका नवंबर 2023 CEIB BFM शिफ्ट 2 जिसका एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। क्या क्या सब टॉपिक थे याद नाउ, एक सेशन में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो कर दूंगा जहां पे पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस आपका, कि कौन कौन से एरिया से, जहां से कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक थे जो बार बार आपको पूछे गए थे विद ईयर्स, ये मैं आपके लिए बहुत जल्दी आपका डाल दूंगा। बट नाउ आई विल स्टार्ट विद मॉड्यूल वाइज। अब हम लोग आपका मॉड्यूल वाइज पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 days, बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो रेगुलरली, 10 दिन के अंदर मैं आपको इस लेवल पे लाऊंगा कि यू विल बी एबल टू स्कोर 50, ठीक है, बीएफएम के अंदर एटलीस्ट आप 50 पे आपको पहुंचाने का जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको, वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे क्विज कराता हूं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए, तो उनको आप थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए, वो थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस पार्ट के लिए आपका हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। अगर अच्छा लगा है और ये इनिशिएटिव आपको सही में सही लग रहा है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। जैसे अगर आपको कोई फीडबैक एंड सजेशन है वो जरूर शेयर करें, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज। एंड सेशन को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून गाइस, थैंक यू।